हेलो निष्ठा, कैसी हैं आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। ठीक, अच्छा ऐसा है, चलिए अच्छी बात है। आज की क्लास में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करने वाले हैं और मेटल्स नॉन मेटल्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाए, वे हम करने वाले हैं। तो सिर्फ इस 1 घंटे में हम पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे और सिर्फ उनकी आंसर ही नहीं कि हाँ कौन सा आंसर हुआ, उस आंसर्स की जो बेस है, राइट, जो कॉन्सेप्ट्स उसके पीछे लगी हुई है उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, किसी को कोई अभी पूछना है कुछ बता दें प्लीज। नहीं, चलिए मैं पूछता हूं आप लोग से। और हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फेयर ऑफ फेल और रिजेक्शन था ये, रिग्रेट नहीं है, रिजेक्शन है, ये इधर नहीं आएगा। चलो, पहला क्वेश्चन जो आपसे कहा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए, प्लीज बताएं। जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के लिए। सी, देखो पहले में देखना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्या। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, राइट। और जैसे कि आप एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लो या फिर जिंक ऑक्साइड ले लो, ऐसे 2 ऑक्साइड्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वही हमें करना है, एक्स्ट्रा और भी अदर पे नहीं करना है, ठीक। ऐसे जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं कि कभी कभी एसिडिक भी नेचर शो करते हैं और कभी कभी बेसिक नेचर शो करते हैं। और इनकी एसिडिक एंड बेसिक नेचर शो करने की वजह से ये क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट भी करते हैं। किसके साथ? रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, ओके, दोनों के साथ। मींस कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो क्या करते हैं, कभी कभी एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, बेसिक नेचर भी शो करते हैं। और इनकी एसिडिक एंड बेसिक नेचर शो करने की वजह से ये किसी एसिड और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, ये सुनो। और आपने एसिड बेस सॉल्ट में किया होगा, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें फॉर्म क्या करेंगे, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये सुनो, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। और इन्हीं ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब ऑप्शन को देखते हैं, इट रिएक्ट्स ओनली विथ एसिड डज नॉट फॉर्म वाटर। इससे क्या होगा कि एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड के साथ करता है, एसिड के साथ वो करता है, बट ओनली एसिड नहीं, बेस के साथ भी इनका रिएक्शन होता है। किसके साथ? बेस के साथ भी। फिर क्या हुआ, इट रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस, सही है, एसिड के साथ भी रिएक्शन और बेस के साथ भी, टू फॉर्म सॉल्ट, ये भी सही है, एंड हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है, इसमें क्या मिलता है, वाटर मिलती है। अब देखो तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। इट रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये वाला आपका सही हो गया। इसे इट रिएक्ट्स ओनली विथ बेस, तो ओनली तो बेस के साथ करता नहीं है, ये किसके साथ करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गई, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बी एंड सी में बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ा सा रीडिंग की है उसके बाद नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे, ये सुनो कि हाँ यही है पूरा। देखो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस एंड वाटर का डिफरेंसेस है, क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे आपकी वाटर गिवन है। तो ये छोटी छोटी जो डिफरेंसेस है ना, आपको नोट करना, आपको आंसर्स आते रहेंगे, आप गलत करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरा अच्छे से रीड नहीं किया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा। कोई दिक्कत? नो? कॉपी है तो साथ साथ अभी जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो कॉपी अपने लेकर बैठे और साथ साथ में आप नोट करते जाएं, क्योंकि पीडीएफ तो मिलेगा आपको, राइट, आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगी, आप सिर्फ सुन रहे हो, आपको साथ साथ में लिखते जाना है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट है ही नहीं। चलो अब कुछ इसके बारे में और डिटेल्स देख लेते हैं, कुछ रिएक्शंस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे मैंने अभी बताया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके साथ, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जब अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है
इट मींस यहाँ पे कौन सा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक, तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शन याद रखना आप लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन आपको याद करके रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड था सेम Al2O3 सॉलिड स्टेट में होता है, रिएक्ट किया HCl के साथ, राइट। HCl क्या होता है, राइट, एक्वस होता है इनका। इन्होंने बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, AlCl3 प्लस H2O इन्होंने फॉर्म कर लिया। कोई दिक्कत इसमें? तो एल्यूमिनियम का आपने दो नेचर देखा, एक एसिडिक और एक बेसिक आपने देखा कि एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस एंड एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसीलिए कहा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस के साथ दोनों साइमल्टेनियसली रिएक्शन करते हैं। फिर एक और एग्जांपल था जिंक का, ये सुनो, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट में जिंक क्लोराइड एंड वाटर आपको मिलेगा। फिर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट एंड वाटर फॉर्म हुआ। तो ध्यान रखना सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 रिएक्शन आपको याद रखना है, फॉर्मूलेस भी, एंड सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, क्योंकि आपसे क्या है कि एमसीक्यूज में शायद फॉर्मूले पूछ ले या किसी रिएक्शन में किसी टाइप से भी आपको इंक्लूड करके दे सकते हैं। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? नो? चलो थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर प्लीज बताइए। A student, while burning a magnesium ribbon in air, collected the products in a wet watch glass. The new product obtained was. तो इसका दो इक्वेशन बनेगी, एक होगा Mg plus O2 will give us 2 MgO, और उसके बाद फिर हमने उसको वेट वॉश ग्लास में रखा, विच इज पानी के साथ हमने उसको मिक्स किया सोडियम नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ राइट। तो यहाँ पे समझने वाला एक पॉइंट था, राइट, वे कौन सा पॉइंट था समझने वाला, कोई बताएगा? इसको ना मैं यहाँ पे रखता हूँ, राइट। तो एक पॉइंट था इसमें, आप सबको पता है कि मैग्नीशियम को जब बर्न करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ये सुनो। अब पूछा हुआ कि उसी स्टूडेंट व्हाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन, एक कोई स्टूडेंट है मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा है, राइट, इन एयर collected the products in a weight watch glass, the new product obtained was। तो सभी बच्चों के माइंड में रहता है कि मैग्नीशियम को हमने बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, सही भी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। इसमें बच्चे देख के मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे टिक करो, ये वाला आपका सही आंसर नहीं। आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो 3 लेटर्स में एक वर्ड इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वेट वॉच ग्लास। कैसा है? वेट वॉच ग्लास है, मींस उसमें वाटर ऐड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो फॉर्म हुआ, MgO प्लस H2O गिव्स MgOH2 देती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो? चलो इसके कुछ एक दो रिएक्शन है, इनके रिएक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, रिएक्शन की वेट वॉच ग्लास है, क्या है उसमें वाटर है, ये सुनो, इसमें आपने वाटर को रखा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगी। होता क्या है कि मैग्नीशियम को आप बर्न करते हो ना, राइट, तो ये भी फॉर्म होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बनता है। ओके, कौन सा बनता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड, राइट, Mg3N2 याद रखना, आपके काम आ जाएगा। वाटर में तो है, वाटर के साथ जब ऐड होती है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया का फॉर्म हो जाता है, राइट। तो ये भी रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। बट इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, मैं बार बार कह रहा हूं, वे आपको यही समझना था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और उसका मेन रीजन क्या है? ये वाला। इससे बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है ना कि क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा, एक एक वर्ड अगर उसमें मेंशन किए हो तो उसकी वैल्यूज हैं, एंड उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। बच्चे क्या होते हैं, फास्ट रीड करके आंसर दे दिए, तो वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिल रहा है। अगर इस क्वेश्चन से ये वाली वर्ड आप समझ गए कि एक एक वर्ड की इसमें वैल्यू है,
तो आप गलती नहीं करोगे। और आपके अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो 10 के 10 आपको मिलने वाले हैं, राइट। आपके इसीलिए तो हाफ मार्क्स कहीं पे आपने देखा होगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया, आपके उसमें 3.5 मिले, 4 मिले। तो क्यों? आपने 3.5 जब मिल सकते तो 5 भी आपको मिल सकता है ना। तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो गलतियां आप लोग कर देते हो ना, कभी आप अगर सब्सक्रिप्ट में 2 लिखना है तो 2 नहीं लिखे, कभी बैलेंस नहीं किए, कभी थोड़ी सी रिएक्शन ही गलत लिख दी है, या फिर कैटलिस्ट देना था। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी है, बट इंप्रूवमेंट चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? तो इसका आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और ये 2 रिएक्शन थे, ये आपको करना है। कोई दिक्कत? क्यों इतना उदास बैठे हो आप याद नहीं है? याद नहीं आया? कुछ हुआ? मारा आपने? आप ऐसे देख रही हैं। चलिए, इन क्वेश्चन में कोई डाउट्स? हाँ, तो मूव करते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। जिंक है, जिंक का जो स्ट्रीप होता है, राइट, आपने देखा जिंक की जो स्ट्रीप है, अगर हम उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन जो होती है वो कौन सी कलर होती है? ब्लू होता है, राइट। तो वे ब्लू कलर्स क्या होती है? वे फेड्स हो जाते हैं, और वे चेंज किस में हो जाती है? जिंक सल्फेट में, जो कि कलरलेस होता है, और एक कॉपर बन जाता है रेडिश ब्राउन कलर। भी पूछते हैं कभी कभी, याद रखना। हाँ, तो ये कहा गया कि जिंक को हमने किस में ऐड किया? ब्लू सॉल्यूशन मींस कॉपर सल्फेट में ऐड किया, तो इनकी कलर फेड होके कलरलेस होके जिंक सल्फेट बना दिया, कॉपर बना दिया। अब ये पूछ रहे हैं इनका रिवर्स कर दे, तो रिवर्स मींस अगर हम इसी इक्वेशन को जस्ट उल्टा लिख दें ऐसे, कॉपर सॉलिड है, ZnSO4 मैंने चार्जर ऑन ही नहीं किया हुआ था। बताओ, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज है। जब बैटरी लो होती है तो नोटिफिकेशन दे देते हैं कि हाँ बैटरी आपका लो है, चार्ज कर लो। चल लिसन, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 ये किसमें? एक्वस में है। इनका अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, और नो रिएक्शन होगा। इसको एक्सप्लेन कौन कौन कर सकता है? प्लीज रेज योर हैंड। सो नाउ इट्स फिर पे नो रिएक्शन इसलिए होगा क्योंकि कॉपर जो होता है वो जिंक से रिएक्टिव होता है, तो कॉपर जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एक बार पास में रख के फिर से। इस रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है, तो फिर कॉपर जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, सो रिएक्टिविटी सीरीज का यहाँ पे काम आ रही है। अब एक बात बताओ कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद होती तो क्या ये आंसर आप लोग कर सकते थे? कैसे? जस्टिफाई तो आपको बताना पड़ेगा ना। देखो, वे कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, राइट। तो कुछ ऐसे कुछ भी तो नहीं लिखोगे ना, तो आपको पहले से चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसे लेस रिएक्टिव होने की वजह से ऐसे नहीं खेल पाए। यस नो? तो यहाँ पे जो मेन रीजन है क्या है? कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव, राइट, और Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई इनका जो जस्टिफिकेशन है। बट एग्जाम में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? मैं हमेशा बताता हूँ, this is because copper metal is less reactive than the zinc metal, yes or no, and hence cannot displace zinc from its salt solution। इतना लिख दोगे आपके लिए बहुत है। अगर ये 3 मार्क्स में पूछ दिया, क्या जस्टिफिकेशन में फिर क्या देना पड़ेगा? तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले कि जिंक के स्ट्रिप को लेकर हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, राइट, उसे डाला, जिंक उसमें डाला, राइट, तो उनकी जो ब्लू कलर थी फेड हो गई, फिर वे बने क्या? जिंक सल्फेट एंड कॉपर। फिर कॉपर से रिएक्शन कराया तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव था। मींस आपको क्या है कि इसमें और भी अपने वर्ड्स को ऐड करके जितना लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, बट मेन रीजन क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग
याद कर लेना, उस पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत? नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हेलो प्लीज। नाउ नेम अ मेटल which is best conductor of heat. No? स्टील। कंडक्टर ऑफ Heat. हीट हो सकता है गोल्ड, नहीं गोल्ड इजीली मेल्ट हो जाता है। सिल्वर। सिल्वर, Right? वेरी गुड। So, is the best conductor of heat? Silver. Now it has very low melting point. Gallium, right? And does not react with oxygen even at a high temperature. Gold and right. Gold and सिल्वर इज मोस्ट डक्टाइल। अच्छा पहले तो आप एक्सप्लेन करो डक्टाइल। डक्टाइल कौन एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? बताइए प्लीज। डक्टाइल, डक्टिलिटी तो पढ़ा होगा ना आपने? बिल्कुल राइट। और सबसे ज्यादा क्या होता है? गोल्ड की होती है। गोल्ड का जो 1 ग्राम होता है ना, राइट, उन्हें 2 हेलो इधर। हाँ पब्लिसिटी लेट आया हुआ है, राइट। इनकी शक्ल देखने कितने देर हो गए? 17 मिनट हो गए, राइट। वेल डन, वेरी गुड। सो कौन सा होगा? गोल्ड होगा, राइट। गोल्ड के अगर 1 ग्राम को भी अगर आप यूज कर रहे हो ना, गोल्ड के अगर 1 ग्राम को आप यूज कर रहे हो, उसे स्ट्रेच कर रहे हो ना, तो आई थिंक वे मोर देन 1 किलोमीटर तक आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो। इतना होता है राइट डक्टिलिटी। ओ यहाँ पे हम लोग महंगा और सस्ते वाले नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ये करना है कि कौन से मोस्ट डक्टाइल है। तो मोस्ट डक्टाइल क्या होते हैं? गोल्ड होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको याद करना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। is the best conductor of heat. Silver has a very low melting point. Gallium, it does not react with oxygen even at a high temperature. Gold and silver, and is most ductile. Most ductile is gold. तो ऐसे क्वेश्चंस देखो, ये फैक्ट्स वाले हैं। ये आपसे ऐसा हो सकता है कि नहीं पूछे, और ऑब्वियसली मतलब मुझे नहीं लगता है पूछेंगे भी। बट क्या है कि मैंने इसलिए दिया हुआ है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब 2025 में शायद पूछ ले या नहीं पूछे। नहीं आई थिंक अच्छा 25 को आने वाला है ना। चल इसमें कोई दिक्कत? नो? अश्विन कहाँ थे? कहाँ थे इतने देर? हाँ हो सकता है। नाउ गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इनके रीजंस बताने हैं। कहा हुआ है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन। बताइए प्लीज। एक Sir, hydrogen gas evolves usually nitric acid is a good dehydrating agent. डिहाइड्रेटिंग एजेंट हाँ तो ये इवॉल्व नहीं करने देता है हाइड्रोजन गैस। नहीं बोले तो, लेकिन डिहाइड्रेटिंग का थोड़ा सा प्लीज ऑक्सीडाइजिंग। पास करो प्लीज। बताइए। मतलब कि जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता कि जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब भी रिएक्शन रिएक्शन होती है तो फिर वो हाइड्रोजन को उस रिएक्शन से रिमूव कर देता है। 1 सेकंड प्लीज। मतलब जो नाइट्रिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। देन और जब रिएक्शन प्लेस होती है तो वो अपने सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। इसलिए इसने पूछा कि हाइड्रोजन गैस
निकलता ही नहीं है, इवॉल्व ही नहीं होता, क्यों? Because वो हाइड्रोजन गैस देखो आंसर सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, राइट, बट इन्होंने कहा क्या हाइड्रोजन को निकाल देता है, नहीं ये थोड़ा सा नहीं। एनीवन? आप ही बताओ। जी देखो एंड अच्छा नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी बताया हो। अच्छा ये बताता हूँ दोनों बताता हूँ। बताना। हाँ यस बी पार्ट। तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये बहुत प्रॉपर्टी शो करता है बेस की भी और एसिड की। सॉरी, ये दोनों बेस और एसिड दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। अच्छा शो करता है, ओके यस प्लीज। जी हाँ पीछे नो अश्विन। क्योंकि जब जिंक ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो बेस और एसिड दोनों के साथ कर सकता है और वाटर और सॉल्ट फॉर्म करता है। वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म करता है, ओके। एंड मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एनीवन प्लीज रेज योर हैंड। पूछा यार hand ओके प्लीज। metal conducts electricity because it has free electrons which helps it to conduct electricity. Yeah, right. So, anything? No. Okay. So let me explain all these three questions. Okay. The first question is hydrogen gas is not evolved when most. Sorry. जब HNO3 के साथ जब मेटल्स की रिएक्शन होती है ना, तो सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बट इसमें डिफरेंसेस क्या है कि HNO3 बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, उस H2 को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। मींस यहां से क्या हो कि मान लो कि रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल कर आया, बट ये आपकी नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस हाइड्रोजन को क्या किया उन्होंने, ऑक्सीडाइज कर दिए। ऑक्सीडाइज करके मतलब कि वाटर में चेंज कर दिए। अब पूछोगे सर ठीक है, उन्होंने ऑक्सीडाइज करके तो वाटर में चेंज कर दिया, बट जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड है उसका क्या हुआ, तो वे क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ N2 या फिर NO या फिर NO2, लाइक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और गिवन कंडीशन। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। हाइड्रोजन गैस निकलता है बट उसे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सेकंड स्टेप पे होता है, फर्स्ट है कि H2 आता है, ऐसा नहीं कि H2 आता ही नहीं है, H2 रिलीज होती है, राइट, आती है, बट क्या है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए उस H2 को ऑक्सीडाइज कर देती है, मींस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वे वाटर में चेंज हो जाता है, और HNO3 क्या होता है, वे खुद रिड्यूस हो जाता है, खुद क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, राइट, जिसपे कि किस फॉर्म में होते हैं, N2 पे हो सकते हैं, NO पे हो सकते हैं, या फिर NO2 पे चेंज हो सकते हैं। तो पहला है, इसको लिखना कैसे है, तो कुछ लिखना इस तरीके से है, मैंने सिर्फ स्टार्ट बिकॉज से किया हुआ है, आप इसके पहले वो सारी पूरी स्टेटमेंट लिख लेना, आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस द प्रोडक्ट्स H2 टू वाटर। जो H2 प्रोडक्ट मिला हुआ है ना, उसको किसमें कर दिया, ऑक्सीडाइज, वाटर में कर दिया। किसमें किया, वाटर में कर दिया। एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, खुद किसमें हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड में हो गया। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड मींस N2 में हो सकता है, NO में हो सकता है, NO2 में हो सकता है, राइट, जैसे सिचुएशंस गिवन। एक एग्जांपल जैसे कॉपर है, नाइट्रिक के साथ इनका रिएक्शन हुआ, ओके, इन्होंने बनाया कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पे CuNO3 होल्ड प्राइस से बना दिया, यहाँ पे NO बन गया और वाटर बन गया। हाइड्रोजन गैस मिला था बट इन्होंने क्या किया, उसे ऑक्सीडाइज कर दिया एंड HNO3 रिड्यूस हो गई। तो ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है कि मतलब कि आ सकता है। सेकंड, द जिंक ऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो लास्ट क्वेश्चन में, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जिंक ऑक्साइड क्या होता है, कभी एसिडिक नेचर शो करते हैं, कभी बेसिक नेचर शो करते हैं। तो ये जब एसिडिक नेचर शो करें तो बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो सॉल्ट वाटर फॉर्म कर लेंगे, ये नो। अगर बेसिक नेचर शो करें तो एसिडिक के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर लेते, तो दोनों कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाउ कैन यू राइट, सो Zinc oxide reacts both with acid as well as base to form salt and water. Thus, zinc oxide is considered as an amphoteric oxide. An example is zinc oxide react with hydrochloric acid to give zinc oxide, zinc chloride and water. And ये भी था zinc oxide अगर इनके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ये क्या बने, कौन सा फॉर्मूला है, सोडियम जिंकेट एंड
वाटर फॉर्म कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से आपको लर्न होने चाहिए, किसी भी कंडीशन में ये लर्न आपके होने चाहिए। ए इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और स्टार्टिंग में यहाँ पे भी था, यहाँ पे एक्स्ट्रा कर देता हूं कि एक्स्ट्रा है। ये भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट कर ले कि जो क्वेश्चंस तो हैं बट क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वे चीजें, देयर इज नथिंग। ओके, सो दैट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नो। एक इसी में क्वेश्चन था, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स कंडक्ट करते हैं कि वाई, रीजन देना था। तो अभी श्रेयांश ने बताया कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आते हैं, कोई गेस करेगा, गेस प्लीज। 3 मार्क्स के हैं, तो 3 बुलेट पॉइंट्स आप लिख दोगे तो आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। 1 मार्क्स भी आपके एग्जाम में नहीं कटेगा, मैं मतलब कितना गारंटी दे रहा हूँ, इतने पॉइंट्स अगर लिखोगे तो, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्वियसली, so this is the next question please। क्यों हंसी आ रही है क्वेश्चन को देख के? कौन बनाएगा? 6th आ जाओ, हाँ कंफर्म आ जाओ प्लीज, कम। आ जाओ, सेकंड वाला कर सकता हूं, थर्ड वाला कर सकता जितना आता है प्लीज करो, कम आ जाओ, करेंगे प्लीज। हूं। हां आता है। गलत आएगा, गलत तो कर दो, कोई इश्यू नहीं है, बट करो तो। ओ इसका हो जाएगा के ओ एच, बैलेंस कर लेंगे इसे। बैलेंस करके साथ में लिखना है। अच्छा K2 H2 फिर Fe2 Fe3O4 प्लस H2 गैस इज लिबरेटेड। अब बैलेंस कर देते हैं Fe3। माइक ले लेने यहाँ से, फिर बोलते भी रहो, क्या बोलूं? जो रिएक्शन लिख रहे हैं सेम उसी को रिपीट भी करते रहो। तो सेकंड वाले में होगा K2O प्लस H2O will give us 2 KOH, ये बैलेंस करने के बाद है। फिर थर्ड वाला है आयरन प्लस वाटर will give us Fe3O4 प्लस H2 गैस इज लिबरेटेड। ओके, यस सर, फर्स्ट वाला थोड़ा डाउट है। चलिए। तो इन्होंने बताया कि अच्छा पहला नहीं गए हो, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, आ जाओ, कम। AlCl2 प्लस, व्हाट प्लस? AlCl3 प्लस, मन में क्यों बोल रहे हो, पूरा बताओ, आप बताएं नेक्स्ट टाइम। बताओ क्या होगा ये रिएक्शन। मैंने बताया था कि रिएक्शन अगर नहीं याद करोगे, अगर पूछ लिया तो कैसे करोगे, इतना सिंपल रिएक्शन है। शायद AlCl3 प्लस बताओ। H2O। ये मैं एक बार फ्रेश लिख दूं, ये क्लोरीन का 2 होता है। हाँ, इसने देख लेना बैलेंस सही किया है कि नहीं। ये क्या लिखे हुए वाला H2 गैस इज लिबरेटेड। H2 तो समझ ही में नहीं आ रहा है। आपने मिला दे कहां से हो जाएगा। H2 ठीक है, हाँ इसका Al2 AlCl3 होगा AlCl3 होता है ना, प्लस H2O प्लस H2O H2। O। अच्छा O वाले में कितने हंड्रेड्स करें तो प्लीज, यहाँ पे कितने है कि यहाँ पे O आएगा, H2 वाटर आएगा, और अरे भाई साहब, मैं मतलब
एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, एक जस्ट कीप इट, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं क्या बताऊं, ऐसा पिछली बार भी मैंने किया हुआ था, सेम क्वेश्चन कराकर जस्ट कुछ देर बाद ही दिया था। ये क्या है, ये वाला, यही वाला था ना, HCl के साथ रिएक्शन, तो क्या है, रिएक्शन है, अरे यही तो है, मतलब अभी जस्ट पिछली क्वेश्चन में कराया हूं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ले करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, बस खत्म। अब इनको बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस भी करना मैं बताऊं या कर लोगे खुद अब? इसमें देखो आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन बैलेंस वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना है सर, बैलेंस तो हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम मिलेगा सर, हो जाएगा, कितने देर में किया, 30 मिनट में करके आया सर, बाकी सारे छूट गया, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। सो आयरन 3 ऑक्सीजन 4, सो मल्टीप्लाइड ऑक्सीजन 4, सो ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे बैलेंस्ड है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, सो एल्यूमिनियम 2, ओके, ऑक्सीजन 3, सो ऑक्सीजन 3 एंड please. So next oxygen 3, so oxygen 3, hydrogen 6 and chlorine 6, तो 2 3 जा chlorine 6, सारे बैलेंस हैं, बैलेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बैलेंसिंग पे प्रैक्टिस करना होगा। मैं क्या करूंगा कि बैलेंसिंग के लिए अलग लिंक में एक PDF अटैच कर दूंगा, वे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, वे एक बार वहां से ट्राई कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत, सॉरी नहीं, मेरे वाले लिंक भी एक्सेस हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे, हाँ। नाउ ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, राइट, और ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क्स में, या शायद CBSE वालों कमेंट किया तो 5 मार्क्स में भी आपको दे देंगे, और बच्चे गलत करके आते हैं कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि XY क्या है। सो लेट्स an element X displaces iron from the aqueous solution of iron sulfate. आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या है, FeSO4 दिया हुआ है यहाँ से, और ये क्या किया, X इस आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस किया, इट मींस X इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, यस नो, X इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, कोई दिक्कत, नो, तो X इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, कोई दिक्कत, नो। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशंस इफ द एलिमेंट X is treated with the aqueous solution of copper sulfate। अब इस X को किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ हमने ट्रीट किया, फिर हमने किसके साथ किया, जिंक सल्फेट के साथ, ZnSO4 के साथ हमने इसको ट्रीट किया, और फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी किया, किसके साथ किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमने इसका किया। अब देखो इनका जब रिएक्शन हमने कराया, ओके, तो पूछ रहे हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन अरेंज X ZnCuAg, मींस इस X को, फिर Cu को, Zn को और Ag को आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज, कि बढ़ते हुए क्रम में आपको इनको अरेंज करना है। तो फर्स्ट कौन ट्राई करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज किसको याद है, प्लीज बताइए रिएक्टिविटी सीरीज, सिंबल बताना है, एक कोई बताओ, पोटेशियम
ऑन एनसीईआरटी पे यही दिया हुआ था, एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करना है, बाकी अदर बुक्स में और भी इसमें दिए हुए एलिमेंट्स हमें वो नहीं करना। अब ध्यान दो, क्वेश्चन समझो, कहा हुआ था एक्स डिस्प्लेस कर रहा आयरन को, इट मींस ये वाला आयरन, ये वाला यहाँ पे ये जो आयरन है एक्स, इनमें से ही कोई ना कोई होगा, यस और नो। लेकिन सेकंड में कहा हुआ है एक्स कॉपर के साथ रिएक्ट किया। अब एक बात बताओ, एक्स कॉपर को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? क्यों करेगा? हाँ, वो ज्यादा रिएक्टिव है। एक्स इनसे ऊपर है, कॉपर आपका इधर है, तो ऑब्वियसली कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द एक्स। यस नो, एक्स इसके ऊपर नहीं आएगा ना। क्वेश्चन को समझो, आंसर्स आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन बनाना कैसे है। तो मैं कह रहा हूं कि एक्स इसके ऊपर है, कोई ना कोई इनमें से होगा, कॉपर इधर है तो ऑब्वियसली कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो एक्स क्या होगा? कॉपर से भी मोर रिएक्टिव होगा। नाउ जिंक, एक बात बताओ, एक्स इनमें से जिंक को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। हाँ सर। कैसे पता? ये सर हमें ये नहीं पता कि एक्स जिंक है या फिर नहीं। अच्छा नहीं, एक बात बताओ, इन्होंने कहा करेगा, क्या पता एक्स जिंक ही हो, क्योंकि आयरन से ऊपर इनमें से कोई भी हो सकता है। जिंक और जिंक भी गिवन है, तो एक्स जिंक क्यों इक्वल कैसे हो सकता है कि कोई रिएक्शन ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें बता दो, तो एक्स इनमें से है, तो एक्स क्या होगा? जिंक से। अभी के लिए हम करते हैं कि मोर रिएक्टिव भी हो सकता है, फिर लेस भी हो सकता है, राइट, दोनों। तो हम जिंक वाले को अभी छोड़ते हैं, दूसरे वाले पे आते हैं, एजी पे। एक्स एजी को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, यस और नो? यहाँ पे मींस एक्स आयरन से भी मोर रिएक्टिव है, कॉपर से भी है और सिल्वर से भी है। अब जिंक का इसमें आ रहा है कि जिंक का कैसे होगा, तो इनको हम लोग इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे इंक्रीजिंग में पूछा हुआ था, राइट, तो सबसे नीचे कौन सा था? एजी, फिर कौन सा था? फिर कौन सा था? आयरन, तो सबसे नीचे AgCu आयरन, यहां तक तो ठीक है। अब आई जिंक पे, क्या है? जिंक पे आया ना, तो ऐसा हो सकता है, प्लीज लुक एट हियर, ऐसा हो सकता है जिंक से मोर रिएक्टिव भी तो हो सकता है ना, जिंक से मोर रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो एक्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? कोई दिक्कत? इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एक्स है। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एक्स है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे कम हो, एनसीईआरटी में सारी एलिमेंट्स नहीं दी हुई है, ये भी तो हो सकता है ना कि इनके बीच एक्स लेस रिएक्टिव हो जिंक से, यस नो? तो ये दोनों पॉसिबल हैं और आपको दोनों मेंशन करके आना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए था। ज्यादा सब मैं कह रहा हूं कि राइट, अगर 20 बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो उनमें से क्या करेंगे कि 15 बच्चे जो है ना वे इसको गलत करके आएंगे। रेयरली ही कोई सही करता है, रेयरली ऐसे क्वेश्चंस पे, क्योंकि इनके लिए रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब बिना प्रैक्टिस किए तो फर्स्ट टाइम पे किसी से नहीं होगा। फर्स्ट टाइम पे सोच रहे कि ऐसे क्वेश्चंस कर ले, तो रेयर टू रेयर ये स्टूडेंट होंगे फर्स्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, तो आप लोग समझिए कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड स्टडी में दे देगा आपको। 4, 5 में दे सकता है, 3 में भी दे सकता है, 2 में नहीं देगा। अब सर हाँ, अब देखो इसमें क्या है, केस स्टडी में भी दे सकता है, ABC, विच वन इज मोर रिएक्टिव, यस और नो? लेस रिएक्टिव कौन है, राइट? अब ऐसे पूछ सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, नेम द एलिमेंट व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बट लेस देन रिएक्टिव, लेस देन जिंक। ये बताओ, ऐसे कर सकते हैं, नेम द एलिमेंट which is less reactive than X but more reactive than copper। तो ऐसे स्टेटमेंट में क्या कर सकते हैं, मींस इधर उधर करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करके बोर्ड के पेपर में जाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट? हमें ऐसा कोई भी पार्ट, ऐसा कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं छोड़ना है जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाए। तो सारी की सारी सेगमेंट हमें करना है। कोई दिक्कत यहाँ पे? प्लीज, पेन गिरा हुआ है, किसका है? कोई दिक्कत इसमें? नो? सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट, क्या डिस्कशन चल रही है आप लोगों की? इसका क्या हो सकता है? किसका आंसर? इस वाले का कि अगर
क्वेश्चन को डिफरेंट देखो झूठ बोलने के लिए भी ना राइट एक्सपीरियंस चाहिए होती है। देखो कोई अगर पूछे, अगर झूठ बोलना हो ना, कोई पूछे कि गाय की कितनी पैर है, 4, 3 बोल दो। प्लीज डोंट यूज द फोन। डोंट यूज नाउ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एंड अच्छा वाला है। बढ़ाएंगे निष्ठा, क्वेश्चन तो देख लीजिए एटलीस्ट क्या है। शक्ल देखो, मुंह पे मना कर। देखो प्लीज राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 गिवन एंड द ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। कहा हुआ कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैल्शियम, कैल्शियम की एटॉमिक नंबर कितनी दी हुई है, कितना है 20। और इनको हम लोग अरेंज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 फर्स्ट सेल में 8 8 2 ऐसे ही होता है, जैसा लो। चलो इनको हम लोग बना लेते हैं। हाँ बनाना ही है। वीडियो बनाना है, बैग में रखा है। पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे, यहाँ पे मान लो कैल्शियम, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले वाले में 2 होंगे, 2, सेकेंड 1 2, 8 नहीं होगा कुछ भी, 8 नहीं 8 हो जाएंगे, बहुत बोल रहे 8 हो। हो जाएंगे उसके। 8 हो गए, हाँ, फिर नेक्स्ट वाले में 8 फिर से 8 हो जाएंगे। 8 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बच्चे। हाँ बच्चे 2 ही अच्छे हैं राइट, 8 वाले क्या, बाकी सब सर आपके क्या प्लान है, आपके क्या प्लान है सर, आपने मुस नहीं देखिए, नहीं नहीं किसी कम्युनिटी को ऐसे में नहीं बोलनी चाहिए, नहीं नहीं बच्चे वाला बात है, पट्टी है ना पट्टियों में। नो नो नो, सभी क्या है ना कि एक बात ध्यान रखना, सभी इंसानी है, डिस्ट्रीब्यूशन जन्म लेने के बाद से ना राइट कैटेगरी बना दी जाती है, वे चीजें अलग है। तो लिसन प्लीज, या तो मैं ही बता रहा हूँ, तो नहीं नहीं, तो वे सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए ठीक। चलो ये वाले हो गए, नहीं हुआ अभी, एक और, 1 मोर। मतलब मैं क्या कोई फैक्ट्री, मतलब कि मैं बनाता जा रहा था। इलेक्ट्रॉन्स बोला करो, ऐसे कौन बोलता है, 2 और करो। हाँ तो ऐसे कि 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे। ये पार्ट में कट कर दो। अच्छा प्लीज शांति बनाए रखें प्लीज। चलो ये कर लेते हैं, कैल्शियम का हो गया हमारा, अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का बनाना है। तो ऑक्सीजन को नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा होगा, 2 and 6 होंगे। बहुत बोल रहे हो आप लोग। दो गोले बनेंगे, ठीक है, उसमें के में होंगे, उसमें 2 होंगे और एल में होंगे 6। 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6 ऐसे होंगे। तो पहला हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे इन्होंने कहा था
write electron dot structure of calcium atomic number 20 and the oxygen atomic number 8. So ये आपका एक पार्ट हो गया, एक मार्क्स इसके, सॉरी 2 मार्क्स मिल जाए. So the formation of calcium oxide by transfer of electrons. तो आपको क्या करना है यहाँ पे? सॉरी वही तो जो लास्ट से जिसने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें डॉट मैं करता हूं. कौन से समझा नहीं. मतलब इसमें जैसे पूरे का इस सेट में नहीं रखा था तो उसमें हमने ऐसे करा था कि इसमें लास्ट से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही डॉट लगा देते बस. एक बार दिखाना मुझे, मैं देख लूंगा, एक चेक कर लूंगा. राइट, मैंने एक क्रॉस करके बनाया हुआ है, तो क्रॉस है, डॉट ऐसे ऐसे होता है. हाँ. तो वैसे ही बनाना पड़ेगा. नहीं, पूरे आपको बनाने पड़ेंगे. आप लोग अभी क्या है कि बोर्ड बच्चे नहीं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना. देखो मैं हमेशा बोर्ड, देखो अगर आपको फुल मार्क्स लाना है तो बोर्ड कैसे क्या कह रहे हैं, वे क्या चीजें कह रहे हैं, कौन से टर्म्स का यूज कर रहे हैं, तो जो बोर्ड टर्म्स का यूज कर रहे हैं वही टर्म्स आपको बोर्ड के पेपर में आपको यूज करना है. राइट, ऐसे कोई सा भी टर्म्स आप इधर उधर से लाकर यूज नहीं करो. वे भले ही सही हो बट मैं रिकमेंड कर रहा हूं नहीं करो. अब इसका क्या है कि लेंथी प्रोसेस. मान लो कि आपने क्या किया ना कि कोई अलग से टर्म यूज कर लिया. राइट, अब आपने उसका आंसर कर लिख दिया, आपको लग रहा है सही है. अब बोर्ड वाले ने अगर क्रॉस कर दिया, जानबूझकर हो सकता है किसी भी तरीके से उन्होंने गलती कर दिया, प्लीज वहां पे नहीं. तो क्या है ना कि फिर क्या है ना कि आपके पास उतना टाइम नहीं है ना कि आप बार बार जाओ वहां पे. राइट, चेक करो, बोर्ड से पूछो कि ऐसे होंगे ऐसे होंगे. आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप 2 महीने 3 महीने उनके राइट ऑफिस जाओ, कौन सा सही है, रीचेक करवाना है, ये करवाना है, नहीं है टाइम. तो क्यों नहीं हम जो बोर्ड कह रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम करें. कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट हमें कौन सा देखना था, बी ट्रांसफर करना है ना. बी कैल्शियम पे कितने होते हैं? 20 होते हैं. 20 तो बनाने नहीं है. आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 2. और ऑक्सीजन 6. तो ये क्या करेंगे, सिंपली अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे. यस, ट्रांसफर बैंक अकाउंट. कैल्शियम ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन को दो दे देगा. प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखिए. ट्रांसफर मतलब कि आपने बैंक अकाउंट्स पे पैसे ट्रांसफर कर दिए. शेयरिंग मतलब ज्वाइंट वाला. तो ये बन जाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड आपका फॉर्म हो जाएगा. कोई दिक्कत? तो इतना सिंपल था. नेक्स्ट आते हैं, नेम द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. तो एक में तो कैल्शियम था और एक में ऑक्साइड. यस और नो? तो कौन से आयंस थे? एक कैल्शियम आयन एंड ऑक्साइड आयन, ये 2 आयंस प्रेजेंट थे. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड के आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने. अच्छा पहले बताओ, एक कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ है, कोवैलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड? लिस्ट आयनिक कंपाउंड है. कौन सा है? आयनिक कंपाउंड है. राइट, तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, इन्होंने पूछा. आयनिक एंड कोवैलेंट में डिफरेंसेस क्या है? आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है. राइट, कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन को वहां पे. और कोवैलेंट क्या होते हैं, शेयरिंग से बनती है. तो हमें देखना कि आयनिक कंपाउंड्स के, राइट, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती है. तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं, ये हार्ड होते हैं, जैसा नो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती है. सॉरी, हाँ, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टेन स्टेट में होती है. यस नो? अब क्या होती है मोल्टेन स्टेट में, क्यों होते हैं? सॉलिड स्टेट में, राइट, आयंस क्या होते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई वे कंडक्ट नहीं करते हैं. तो आपको पूरी, अगर पूछ दिया कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यू नो, तो आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक. और ये क्या होते हैं, वाटर में जनरली सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे केरोसिन या फिर पेट्रोल हो गया ना, तो उनमें क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे. तो लिखना होगा आपको आंसर, तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग. इट इज हार्ड, it has a high melting and boiling point, it is soluble in water and insoluble in non-polar solvents such as kerosene and petrol. Okay, and the last one is its aqueous solution conducts electricity. It's aqueous solution. Which solution? Aqueous solution. Any doubt in this question? Till then any doubt? No? So let's
Move forward. यस भाई साहब, यहाँ पे मूव ऑन की बात नहीं हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कर रहा हूँ प्लीज कुछ। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, समझना, आंसर करना खुद से। और जो अभी ऑनलाइन देख रहे हो वे भी आप लोग आंसर इससे इनका करें, खुद से करें, राइट, सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहे। बोलो कमेंट्स में। कमेंट्स में आंसर लिख कर दे। आप मन करे कमेंट्स में कर ले, व्हाट्सएप कर दे कि कॉपी पे लेकर कर ले, आपको जहां पे भी करना हो, बट खुद से लिख कर करो। A metal X, a metal X combines with a non-metal Y. एक metal X है, राइट, non-metal Y के साथ combine हो रहा है by transfer of electrons to form, मतलब X दिया हुआ था, Y के साथ combine हुआ एंड ये फॉर्म कौन सा कंपाउंड किए हैं, Z फॉर्म किए हैं। ये मेटल है, नॉन मेटल और ये, तो ये कंपाउंड्स कौन सा हो गया बताओ जल्दी, आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड, तो कौन सा बॉन्ड होगा ये, आयोनिक बॉन्ड। हाँ बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत इसमें? What can you say about the melting and boiling point of this compound? High melting and boiling point. high melting and boiling point. And the next one, will this compound dissolve in solid, kerosene and petrol? Water में होते हैं। It is soluble in water and insoluble in non-polar solvents such as kerosene and so इसमें क्या होगा, will this compound dissolve in no, और no के बाद आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, कोई दिक्कत? Now will this compound be a good conductor of electricity? Yes sir. Yes sir. बट एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपसे। ऐसे क्वेश्चंस मैं बता दूं, क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्टली, विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाँ मुंह से तो करना है, राइट, एग्जाम में लिखना भी है, बोर्ड में लिखना भी है, ओरल नहीं हो रहा है। करो We know that ionic compounds conduct electricity because they have free electrons. Thus, this compound will be a good conductor of electricity. सर इसमें डिसोसिएशन ग्राफ भी बताएंगे, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन लिसन प्लीज। ओह अच्छा, इसका नहीं लिखा हुआ। विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर, इसके पहले ये भी बताया था, राइट, कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में है, मोल्टेन स्टेट में है, देन ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्री आयंस नहीं होंगे, सो दैट ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आंसर लिख लेंगे ऐसे क्वेश्चंस की। क्या चीज, माइक नहीं है? हाँ। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो प्लीज, वायर है पीछे, वायर से दूर जाओ प्लीज, दूर रहें आप लोग वायर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। An treatment with dilute hydrochloric acid produces brisk effervescence. Brisk effervescence का मतलब होता है राइट, रैपिड, इसका मतलब है गैस को इवॉल्व हो रही है रैपिडली, मतलब कैल्सिनेशन से होगा, रैपिड रिलीज ऑफ गैस बबल्स। तो ये ब्रिस्क इफॉर्वेसेंस जहां पे भी दे देना तो आप लोग समझ जाना कि वहां पे क्या है, रैपिड रिलीज ऑफ गैस बबल्स, गैस बहुत जल्दी जल्दी वहां से निकल रही है।
सो बिल्कुल सही, कैल्सिनेशन। नेम द टाइप ऑफ ओर विथ वन एग्जांपल, राइट? या बताना कि ओर के कौन से एग्जांपल हैं। Again, what steps will be required to obtain metal from the enriched ore, right? Also write the chemical equations of process. अब देखो ऐसे कहा हुआ है तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब क्या हो कि कार्बोनेट ओर्स हो, क्या हो, कार्बोनेट ओर्स हो, तभी ब्रिस्क इफोगेशन मींस बबल से निकलेंगे। सेकंड पूछा हुआ कि कार्बोनेट ओर्स को कैसे हम लोग मींस उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कार्बोनेट ओर को कौन सी प्रोसेस होती है? कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है। So there are two process. First one is calcination and the second one is roasting, right? Calcination में हम क्या करते हैं? Presence of oxygen or absence? Absence. And the second one is roasting. Presence of ध्यान रखना। तो कैल्सिनेशन में हम लोग लिखते हैं कि absence of air या फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं limited air। तो ये आपको मिल सकता है, राइट? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेजेंस ऑफ एयर है या फिर लिमिटेड कैसे। तो एब्सेंस ऑफ बट लिमिटेड एयर। एंड रोस्टिंग में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, राइट? तो ध्यान रखना। तो इनका कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट है, कैलामाइन होता है, इनको हीट करने के एब्सेंस ऑफ एयर में आपको पता है जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, यही ना? ऐसा नो। एंड इस जिंक ऑक्साइड को हमें सिर्फ क्या चाहिए? जिंक मेटल चाहिए। क्या चाहिए? जिंक मेटल चाहिए। और सिर्फ जिंक मेटल अगर हमें चाहिए तो उसको क्या करना? ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट का हम यूज करते हैं। किसका करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे कार्बन होता है जो कि कोक होता है, राइट? तो कार्बन का यूज करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने पे आपकी जिंक मिलती है एंड इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में, राइट? ज्यादातर चांसेस होती है कि प्री बोर्ड वगैरह में मतलब कि पूछ ली जाए। नहीं पूछा है कोई नहीं। यहां तो कोई दिक्कत नो? बस एक और क्वेश्चन। अच्छा इसमें है और इसमें क्या? वही तो पूछा था। और ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखना, इसमें कितने स्टेप्स में पूछे हुए थे? स्टेप्स काउंट कर ले। एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क इफोगेशन। तो एक है पहला नेम एंड टाइप ऑफ द वन एग्जांपल, ये आपसे पूछा हुआ। इन पे हर एक पे हाफ मार्क्स आपके मिलते हैं। फिर था व्हाट स्टेप्स। तो स्टेप्स भी बताने की कौन कौन सी स्टेप्स। तो आपको बताना है कैल्सिनेशन, एंड कैल्सिनेशन की सारी स्टेप्स बताना है कि कैल्सिनेशन कैसे होता है, फिर मेटल ऑक्साइड्स बनता है, मेटल ऑक्साइड्स के बाद हम कैसे मेटल में करते हैं, कैसे रिड्यूस में, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ यही रिएक्शन लिखा हुआ था, आपको ये सारी स्टेप्स खुद से करना है, राइट? जो रिटन लैंग्वेज होती है वही तो आपको करना पड़ेगा। मेन रिएक्शन आपका यही था। यहाँ तो कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स बाय सिंपल हीटिंग। मतलब हीट किए आपको मिल गया। क्या? सोना। क्यूप्रिक ऑक्साइड को बहुत ज्यादा हीट करना होता है, लिख सकते हैं? मैं हिंट दे देता हूँ, 3 टाइप्स हैं। एक हाईली रिएक्टिव वाले हैं, एक मीडियम वाले हैं और एक लो रिएक्टिव वाले हैं। हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होती है। कौन कौन से हो सकते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर, Ag and Au। आंसर बता रहा हूँ ना बताइए। मतलब लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हो, राइट? इजिली हम लोग सिर्फ हीट अगर करते हैं ना, एक एग्जांपल बहुत अच्छा आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ था। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, इट मींस तो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स उसमें तो आप मेंशन कर सकते हैं
कॉपर का ले सकते हो या फिर आप सिल्वर, आप कॉपर एंड मर्क्यूरी, आप एग्जांपल में इनका कॉपर एंड मर्क्यूरी आप कह सकते हैं। इसमें लेस रिएक्टिव वाले होते हैं कॉपर एंड मर्क्यूरी। तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर ले। डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ जिंक ओर्स। सो डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग कौन? राधिका, एक्सप्लेन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। मैंने बहुत कंफ्यूज आप क्या है उसका नाम? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में आपको डिफरेंसेस बतानी है। मैं बताऊं, रोस्टिंग में कैल्शियम से आते हैं, कैल्शियम भी रिफ्राई करते हैं। प्लीज सर कैल्सिनेशन जो कैल्सिनेशन आप बताएं, रोस्टिंग ही बताएंगे। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ओर्स को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो फिर लिमिटेड एयर में, राइट। और रोस्टिंग होता है जब हम कंपाउंड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड रिएक्शन निष्ठा बताएंगे। नहीं पर रिएक्शन नेक्स्ट इनके डिफरेंसेस। हाँ, तो ये एग्जांपल है कैल्सिनेशन। द कार्बोनेट्स ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड एयर। तो आपको पता है जिंक कार्बोनेट किसमें, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। एंड रोस्टिंग द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जिंक सल्फाइड को हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे तो जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे, राइट। किसी भी तरीके से आपके पेपर में दे देंगे, रिएक्शन आपका सेम ही रहेगा, इनके स्टेटमेंट आपको चेंज करके दे देंगे कि नहीं ए ऐसे है, ए ऐसे है, तो स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं बट रिएक्शन आपका सेम ही रहेगा। ओके, तो इसीलिए कह रहा हूँ रिएक्शंस जितने भी आपको अभी करा रहा हूँ ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इनको बैठ के याद करो। याद कैसे करना है, लिख के करोगे तभी याद होगा। आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसे देख लिया बस याद हो गया, नहीं होगा, राइट। आपको लिखना पड़ेगा तब जाकर याद होंगे। एंड इसमें नेक्स्ट पार्ट था ये वाला, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। थर्माइट रिएक्शन क्या है? अश्विन प्लीज। प्रतीत, हर्ष प्लीज। थर्माइट रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन ये होता है जिसमें हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, जिसमें एल्यूमिनियम जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। एल्यूमिनियम, हाँ। और इनका यूजेस क्या होती है? रेलवे ट्रैक्स बनाने में। सो कुछ ऐसे है। सो द प्लीज लुक एट इट, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल यूजिंग एल्यूमिनियम एज द रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी। इस रिएक्शन का नाम है एल्यूमिनोथर्मी है। आपके बुक में मेंशन नहीं है, मन करे तो कर लेना, कोई उतना है नहीं, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होते हैं? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस हीट बहुत ज्यादा मिलता है, इतना ज्यादा हीट मिलता है कि जो आयरन आपको होती है ना, ये आयरन क्या होती है? मोल्टेन स्टेट में होता है। किसमें? एंड सो दैट्स व्हाई यूज्ड फॉर वेल्डिंग द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द आयरन मशीनरी और द रेलवे ट्रैक्स। एंड द रिएक्शन इज Fe2O3 reacts with gives आयरन एंड Al2O3 ये देंगे, और इसी आयरन का हम लोग यूज करते हैं जैसे रेलवे ट्रैक से वाला। तो रेलवे ट्रैक मान लो यहाँ से बीच में है तो क्रैक्स जो आए हुए हैं इनको ज्वाइन करने, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में होते हैं तो इनका यूज कर लेते हैं हम लोग इसको ज्वाइन करने में। ओके, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड इसी रिएक्शन को हम लोग कौन से कहते हैं? यही रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन। नहीं, इसका था ये वाला। तो ये आपके हो गए पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस हो गए, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारी क्वेश्चंस। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो 1 घंटे की वीडियो लेक्चर देखना नहीं पसंद करते, मैं उनके लिए कहूंगा कि आप नहीं देखना चाहते हो कोई इशू नहीं है, पीडीएफ नीचे दिया हुआ, एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले बोर्ड का एग्जाम जो होगा या फिर प्री बोर्ड आपका है तो एटलीस्ट पीडीएफ जो नीचे अटैच है उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो एंड फिर जाना है। बिना पीडीएफ की सॉल्यूशंस देखे आप अगर गए
तो थोड़ी सी होगी कि हाँ पहले देखकर जाना चाहिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको नहीं मन कर रहा है पूरी इतनी लेंथ 1 घंटे की, मुझे पता है कि बच्चे नहीं देखते हो आप लोग, बट क्या है कि 1 घंटे की एक वीडियो नहीं देखना चाहते हो, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट 2 मिनट निकालकर पीडीएफ को गो थ्रू कर लो, क्वेश्चंस को, राइट, कि उनके आंसर्स क्या है, और शायद आपके वही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाए तो आप आंसर कर पाओ। तो एटलीस्ट इतना आप लोग कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस सीट भी नीचे मैं अटैच कर दूंगा, मॉक भी आप लोग को वहां पे गिवन होगी, तो वहां से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई आप लोग के डाउट्स है तो प्लीज आप सब बताएं। नो, हाँ, और कमेंट्स में जो भी डाउट्स होंगे वे आप लोग पूछ सकते हैं, राइट। मैं नहीं, डाउट्स जो भी होंगे, डाउट्स के लिए मैं हमेशा ओपन 24/7 हूँ, राइट। आप कमेंट्स में पूछ लो, व्हाट्सएप कर लो, या फिर कुछ मैं मतलब कि अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स के लिए, राइट, हमेशा। किसी को और कोई डाउट्स है आप लोग की? नो, चलिए तो 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ लूं। जैसे पिटाई हुई है आज, आपकी पिटाई हुई है, तो इतना सैड आप बंद। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी की चीज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो ऑफ करने के बाद ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।